नमस्कार। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरा अनुमान जारी किया है। आपको बता दें, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी उम्मीदें हैं। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा है। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। बाकी मौसम तो मैं कहूँगा मेनली वो ड्राई रहने वाला है। अगर 8 से 10 दिन की बात करें, तापमान है इस समय तो वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, चाहे अधिकतम तापमान देखें आप चाहे न्यूनतम तापमान देखें, बल्कि सामान्य से 1-8 डिग्री नीचे भी है कुछ जगहों में। हाँ, कुछ जगहों में वो सामान्य के आसपास ही है। तो इस तरह की एक्टिविटी अभी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, मैं कहूँगा कि ऐसे तो नॉर्मल है, पर ओवरऑल अगर रेनफॉल की और उसकी बात करें सीजन की, जो 1 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक की, तो रेनफॉल कम है, -34% वो चल रहा है। हालांकि दिसंबर के 1-2 तारीख में शुरू में 1-2 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी मिली थी, तो उससे दिसंबर मंथ की अगर आप बात करें तो है रेनफॉल है उसमें थोड़ी मिली है। हालांकि पहाड़ों में मिली है, मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं थी, परंतु हाँ एक ओवरऑल अगर देखते हैं आप उत्तराखंड के लिए तो वो दिसंबर मंथ में ठीक है, मतलब डेफिशिएंट नहीं है। पर जब सीजन की आप बात करें तो वो डेफिशिएंट है जी। सर, कोहरा किस तरह से मैदानी इलाकों में? कोहरा भी देखने को मिल रहा है, कल सबने दिया भी था ये चीज़ें, और आज जैसे उधम सिंह नगर है या हरिद्वार है उनमें कुछ क्षेत्रों में जो है कोहरा मिला है, और ये मैं कहूँगा अभी रहने वाला ही है आगे भी जो है, क्योंकि तापमान अभी अब कम ही है और कोहरे के लिए फिर वो ठीक है, फेवरेबल है उस तरह का। पर हाँ, जो डेंस फॉग की बात होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें वाली बात होगी, ज़्यादा एरिया में होगा, तो ऐसा तो लगता नहीं है अभी कि आगे भी जो है, जब तक जो है कोई एक पश्चिम विक्षोभ अच्छा सा आ करके बारिश ना दे जाए, तो उसके बाद वो चीज़ें डेंस फॉग की जो है देखने को मिलती है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि शैलो मॉडरेट फॉग थोड़ा बहुत जो है मॉर्निंग्स में वो दिखेगा, लेकिन हाँ जो पूरे दिन भर कोहरा रहता छाया हुआ या डेंस फॉग हो जाए तो ऐसी सिचुएशन कुछ है नहीं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू वर्ष 2023 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनके ठिकानों से आयकर विभाग को 210 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का घमंडी गठबंधन है। सांसद अजय भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनके ठिकानों से ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। एक नहीं, उनके लंबे चौड़े घोटाले, कहीं 42 करोड़ पकड़ा गया, अभी ये सांसद जो साहू है उनके घर से 210 करोड़ पकड़ा गया, कहीं पर आपके दूसरे के वहां से 200 करोड़ पकड़ा गया।
अगर गहराई से सोचेगी देश की जनता, सोच भी रही है कि मोदी जी ने जिस तरह से संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, अगर कोई हमारी सरकार ना होके इन्हीं की सरकार होती तो आज तो भ्रष्टाचार की गंगा पूरी तरह से बह रही होती। इतनी रोक लगने के बाद भी ये हालात है इनकी। अभी और कितने लोग मगरमच्छ निकलते हैं इसको देखते जाइएगा। काफी लोग जो देश के धनराशि को, जनता के पैसे को, गरीब के पैसे को दीमक की तरह से चट कर रहे हैं, वो अब बच नहीं पाएंगे और बचेंगे भी नहीं। उनकी जगह जेल के सीकचों के अंदर है, अवश्य ही जेल के सीकचों के अंदर जाएंगे। कुछ और नेता भी रडार पे हैं, ईडी के रडार पे हैं, या कुछ और नेता भी? नहीं, अब ये तो उनका मामला है क्योंकि स्वतंत्र यूनिट है, लेकिन जहां जहां ऐसा होगा मुझे लगता है कि क्योंकि शुरुआत भी इन्हीं की रहती है, 2014 से पहले भी इन्होंने ही बहुत बड़े करप्शन किए थे, सबको पता है, एक के बाद एक करप्शन। उसके बाद जो मोदी जी ने चेक किया है, रोक लगी है जगह जगह, उसके बावजूद भी ये दीमक की तरह से चुपचाप अंदर से लगे हुए हैं। एक लंबी फेहरिस्त है, जितने लोग 2014 के बाद पकड़े गए हैं वो लोग भी हमारी सूची में दर्ज हैं और पकड़े गए उनसे पैसे। आज तो गजब हो गया, जो कांग्रेस के बहुत चहेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे थे कंधे से कंधे मिलाकर, और जिनको 2010 से लगातार राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, वो लोकसभा में तो हारते जा रहे हैं लेकिन राज्यसभा में उनको लाया जा रहा है। उनकी क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता हूं। क्वालिटी एक तो आज पूरे देश ने देख ली कि नोट चट्टों की तरह से उन्होंने लगा रखे हैं, अपने घर को भरा हुआ था नोट की गड्डियों से, जिसकी गिनती जारी है। 210 करोड़ रुपए अभी तक आ गए हैं, आगे की गुंजाइश अभी इनकार नहीं किया जा सकता है कितने तक अमाउंट जाएगा। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के साकार होने का बल मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और वह उसे विधानसभा में भी प्रचार करने गए थे, जहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जहां जहां भी प्रचार किया वहां पार्टी को जीत मिली है। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहाँ के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की शादी का वर्णन है और यहां पर लोग आकर पुण्य का काम कर रहे हैं और लाभ कमाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी जब जनता से अपील करते हैं तो वह अपील एक आंदोलन बन जाता है। आपको बता दें, देहरादून में पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धना सेठों के लिए फैशन बन गया है। पीएम ने सभी से अपील की है कि उत्तराखंड में आकर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएं। जिला चिकित्सालय पौड़ी में कल देर रात को पोस्टमार्टम हाउस में रखे एक शव को चूहों ने कुतर दिया, जिससे परिजनों में भारी रोष है। गुस्साए परिजनों का आरोप है कि मोर्चर की हालत खराब है और मोर्चरी में रखे डीप फ्रीज का लॉक भी खराब है। उन्होंने कहा कि मोर्चरी में जिस तरीके से शव को चूहे को कुतरा है, इससे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की पोल खुल रही है। उन्होंने इस मामले में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहे द्वारा शव को कुतर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दरवाजे को सही करवाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना न हो। देखिए बॉस, में ये है कि कल शाम को हम जब यहाँ हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए जब, तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। तो मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है
मैंने आपका डीप ये सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप होने के बाद भी डीप खराब चल रहा है। बॉडी के ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। तो मैं यार यही कहूँगा सरकार से कि बिल्कुल इस पर लापरवाही न करें, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये एकेश्वर ब्लॉक से कल एक मृतक का शव आया था यहाँ पे करीब 8:30-9 बजे। तो कल रात को यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे दरवाजे में गैप था जहाँ पे से जंगली चूहों ने प्रवेश किया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। उसके लिए आज आदेश कर दिए गए हैं कि दरवाजे ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दरवाजे ठीक करने के लिए बोला गया था, लेकिन डर के मारे इस पोस्ट हाउस में डर के मारे किसी भी 3 कारपेंटर ने काम करने से मना कर दिया था। तो आज ही श्रीनगर से एक नए कारपेंटर को बुलाया जा रहा है जो इसमें दरवाजे को आज ठीक करेगा, और साथ में रैट किलर का लगातार प्रयोग करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो लापरवाही ये कुछ दिनों से इसकी शिकायत आ भी रही थी। इसमें 3 बार इसमें पोस्टमार्टम नोडल होने के नाते हमने यहाँ पे लगातार इसकी शिकायत भी करी थी, लेकिन जो यहाँ के जो क्या बोले कि जो लोकल काश्तकार हैं, जो कारपेंटर हैं, उन्होंने यहाँ पे काम करने से मना कर दिया था। तो फिर इसलिए इस वजह से कुछ दिनों से ये शिकायत तो थी पर लेट हो गया। लेकिन ये पहला एक तरीके का एक शिकायत आई है, तो जल्द से जल्द इस शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा और आगे से इस तरह की कोई घटना यहाँ पे नहीं होगी। रुड़की से हरिद्वार सहित देहरादून तक को जोड़ने वाला सोलानी नदी का पुल आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस पुल से गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। तभी से हरिद्वार से रुड़की आने वाले वाहन नए बने बाईपास से गुजरकर रुड़की आने जाने लगे हैं, जिसके चलते बस संचालकों ने रुड़की से हरिद्वार आने जाने पर किराए की बढ़ोतरी भी कर दी है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते कांग्रेस की भगवानपुर से विधायक ममता राकेश और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रुड़की के भाजपा नेताओं और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भाजपा विधायक या नेता ने इस पुल को बचाने की चेष्टा नहीं की, जिस वजह से रुड़की निवासियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पंकज पांडे जी से भी बात की थी, मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की थी, उनसे आग्रह किया था कि भाई आप जो है इस क्योंकि पीडब्ल्यूडी के तहत पुल आता है तो पीडब्ल्यूडी के ने इस कार्य को करना है और शायद मेरे ख्याल से विधायक निधि के द्वारा होना है। तो हमने अपने रुड़की विधायक जो हैं प्रदीप बत्रा जी, उनको भी कहा था भाई आप तुरंत जो है इसमें पहल करें और इस कार्य को कराने की कोशिश करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है भाजपा की, जो डबल इंजन सरकार भी बोली जाती है, ये शायद अभी गूंगी बहरी होगी, और खासतौर से रुड़की वासियों के लिए। तो क्योंकि रुड़की वासियों की कोई भी पहल, कोई भी अच्छा काम करने की जो पहल होती है उसको दबाने का काम करती है। हाँ, रेलिंग लगाने का काम जो है डिवाइडरों पे वो बहुत अच्छा करती है, और आप देखिए कितनी सुंदरता उससे बढ़ गई है कि अब लोग जो है डिवाइडर पार करके एक दूसरे में नहीं जा पाते। उन्हें बहुत लंबे उस पर जो पैदल यात्री है, वो पैदल व्यक्ति जो है वो बेचारा पहले घूम के जाएगा कहीं 1 किलोमीटर के करीब, तब वो दूसरे पार जाएगा। तो ऐसे सुंदर कार्य जो है भाजपा जरूर करती है, और ऐसे सुंदर कार्य के लिए भाजपा को जो है बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत जो है उन्हें शुभकामनाएं कि वो ऐसे कार्य करती रहे। लेकिन पुल बनाने का कार्य जो है, जो जनता के लिए है, जो जनता की सेवा करने के लिए है, इन कार्यों से वो अपने आप को दूरी बना के रखती है। तो इसके लिए भी उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए बात ऐसी है, भाजपा का कार्य ऐसा है कि अगर वो टाइल भी लगाती है तो वहाँ अपना नाम लगा देती है कि मैंने टाइलें लगवाई हैं। ये भाजपा की करनी और कथनी का फर्क है। वो चाहती है कि हर जगह दिखाई दे। वैसे तो आजकल भाजपा दिखाई नहीं देती, मैं आपके माध्यम से अगर बताऊं, हर जगह जो है एक ही नाम आता है, मोदी सरकार। भाजपा सरकार है कहाँ? मोदी सरकार है। मैं तो कई बार क्वेश्चन करा है इस बात के लिए और पूछता हूँ भाजपाइयों से कि भाजपा का नाम कहाँ चल रहा है। आप देखिए मोदी जी ने 3 राज्य जब जीते तो उनके पीछे की जो तस्वीर थी, जो बैनर था, उसमें भी मोदी सरकार, मोदी जी को लाना है, भाजपा को थोड़ी लाना। अब तो मोदी जी का युग चल रहा है तो मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी ये कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, तो अब मोदी जी से पूछिए ना ये डबल इंजन की सरकार कितना काम कर रही है और कैसे कर रही है। यहाँ के विधायक जी बताएंगे, प्रदीप बत्रा जी, कि उन्हें रेलिंग लगाने में ज़्यादा सुकून आ रहा है या जो ये पुल बनना चाहिए था जिससे इतने लोगों को राहत मिलती है, रुड़की शहर के आसपास के क्षेत्रों को भी, और साथ साथ उन बच्चों को जिनको घूम के आना पड़ रहा है, जिनका टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, जिन्हें निरंतर जो है कई किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। वैसे ये कहते हैं कि हमें जो है पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए। ऐसे में नहीं समझ में आ रहा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पुल बनाना कितना जरूरी है। पर्यावरण को आप और ज़्यादा जो है गंदा कर रहे हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल डीजल फूकेगा उतना पर्यावरण की स्थिति गंभीर होगी। आई थी अतिवृष्टि के कारण आई आपदा में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ और बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना इसके कारण करना पड़ा। इस कार्य को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ सरकार को
अभी तक संपन्न करा देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार की घोर लापरवाही है और बहुत गैर जिम्मेदारी वाला कार्य है। मेरा ये मानना है, और सभी साथियों का, रुड़की वासियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन आसपास वालों को भी इस पुल से गुजरने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर 2 महीने के अंदर इन्होंने इस कार्य को नहीं किया तो विधानसभा में प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाया जाएगा। शक्ति फार्म सुरेंद्रनगर में स्थित कला कुसुम आर्ट एंड कल्चर संस्थान द्वारा बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर को होगा। संस्था संचालक सुजन विश्वास ने बताया कि 25 दिसंबर को बच्चों को 8 प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। उन्होंने जो भी बच्चा इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन 24 दिसंबर करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करना और अपनी कला को निखारना है। मालूम है ये एनुअली हो रहा है, कई प्रोग्राम हो चुके हैं और अभी कलाकुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था, जो हमारी संस्था है कलाकुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था, ये हमारा अगेन 25 तारीख को एनुअली जो हमारे बच्चों का चिल्ड्रेन आर्ट कंपटीशन होता है वो होने वाला है। तो हम इस क्षेत्र के हर बच्चे को कहते हैं इससे पार्टिसिपेट ले, इसमें प्राइजेस है, बच्चों को लाइफ के लिए बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं आर्ट में। तो हमारे जजेज आ रहे हैं बाहर से, वो आपको देखेंगे बच्चों को कौन सा काम कैसा है और उनको प्राइज़ और सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। और हम इस क्षेत्र के बढ़ाव के लिए कर रहे हैं सब कुछ, हमारे क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे बच्चे न कि डॉक्टर बने, इंजीनियर, एक बड़े आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, उसका भी बहुत नाम है, इंडिया में नहीं इवन इंटरनेशनल फेम हो सकता है इसमें भी। तो हम हर बच्चों को हमारी तरफ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं और यहाँ पर बच्चे आके सीख भी सकते हैं आर्ट के बारे में, कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है, मॉडर्न आर्ट क्या होता है। और हम यहाँ पर और कई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई तबला सीख सकता है, वोकल संगीत भी सीख सकता है, उसके लिए भी ओपन है अभी, तो कोई भी बच्चा आके सीख सकता है। हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों लोगों को, इवन शक्ति फार्म, सितारगंज, जो भी हमारे उत्तराखंड के। तो अभी रिसेंटली मेरे को अयोध्या से भी एज ए वरिष्ठ आर्टिस्ट के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, हमारे यूपी का मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो मैं तो इवन शायद जा नहीं पाऊँगा क्योंकि 25 तारीख को मेरा यहाँ प्रोग्राम है। तो अभी कई अवार्ड भी मिल चुके हैं मुझे आर्ट की फील्ड में एज ए सीनियर आर्टिस्ट। मैं इसको आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ। हमारे बच्चे मुझे जो, मैं आपको पता है कि मैं भी छोटे से बहुत गरीब से घराने से धीरे धीरे इसको कवरेज किया। तो मेरे भी लाइफ में मैं छोटे से लेकर, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ क्षेत्र के बच्चे हम मेरे जैसे पहले जैसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए उनका आगे बढ़ने में। तो मैं चाहता हूँ मेरे जरिए अगर कुछ हमारे इलाके के बच्चे आगे बढ़े तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगा। और सब बच्चों को मैं बच्चे के पेरेंट्स से उनको बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ने, किस बच्चे में क्या हुनर है पता नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है। सब में कला का रुचि डालना चाहता हूँ और मैं यहाँ चाहता है कि यहाँ पर बच्चे आगे बढ़े और अपना कला में रुचि रखें। देहरादून में पुलिस ने सड़कों पर किए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान की कमान स्वयं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संभाली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के वक्त शहर से अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने का काम किया गया था, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि उसके बाद सड़कों में दोबारा अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। यदि वो अतिक्रमण को नहीं हटाते तो प्रशासन द्वारा जबरन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। देखिए, इन्वेस्टर समिट में एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि सभी विभागों ने मिलकर, खासकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन ने मिलकर पूरे शहर का जो मेन हमारे रूट पे अस्थायी जितने अतिक्रमण थे, चाहे वो रेडी खड़ी हो, जो इस तरह की पार्किंग को लेकर, उसको हटाया था। और उसको देखने के बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा आया कि जब ये हटने के बाद अस्थायी अतिक्रमण यातायात में काफ़ी हमें जो है सहायता भी मिली और इससे काफ़ी दबाव जो बन जाता है वो भी उसमें मदद मिली कम करने में। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि इसमें सभी थाना चौकी भी जो अस्थायी अतिक्रमण उसको पुनः न लगने दें। साथ ही साथ समन्वय बना के सभी विभागों के साथ, खासकर जिसको नगर निगम का रोल होता है, चाहे एमडीडी हो, प्रशासन का हो, इनके साथ भी वार्ता करके और ऐसे अस्थायी अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आम जन को जो यातायात में जो दिक्कतें आती हैं उसको कम किया जा सके। अभी थानावार, चौकीवार ऐसे जो अतिक्रमण के स्थान है, अस्थायी अतिक्रमण के स्थान है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर लगते हैं, शाम के वक्त लगते हैं, तो वो सभी की जिम्मेदारी इसमें दी जा रही है और साथ ही फोटोग्राफ भी किए जा रहे हैं। तो क्लीन करने के बाद कैसा है और अगर फिर से लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें फिक्स की जाएगी।
साथ ही साथ अन्य विभागों के साथ भी बैठक करके इसमें जो है कोशिश की जाएगी कि अस्थायी के साथ साथ स्थायी भी कुछ ऐसे जगह पॉइंट्स है जिनको हटाया जा सके। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है, जहां पर बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक बेनिजा शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाए ताकि मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कब तक खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अनुसार उन पर तैनाती करने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है अलग-अलग जिलों। कब तक उम्मीद जताएं मैम कि ये अलग-अलग सीएमओ को निर्देशित किया है, तो उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से रुपए बरामद को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पैसा पकड़ा गया है, उससे अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सांसद जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया और उसे कांग्रेस बार बार राज्यसभा भेज रही हो, इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में संसद के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए हो, उस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये वोट पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता। यही मुद्दा जहाँ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, दूसरी तरफ प्रधान मोदी जी की ये गारंटी है जो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाना मोदी जी की गारंटी है। अगर कांग्रेस के एक सांसद के पास इतना पैसा है तो आप कल्पना करिए कि कांग्रेस के बाकी के सांसद जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्ष राज किया उनकी क्या स्थिति होगी। आज मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो राहुल गांधी कुछ बोल पाए, ना कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोले, ना सोनिया जी कुछ बोली, कोई टिप्पणी नहीं है। क्योंकि टिप्पणी करेंगे तो सारी पोल पट्टी यही धीरज साहू कांग्रेस ही खोलने वाला है। जनता के लूट का पैसा ये जहां कहीं होगा उसको निकालने का हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस को कहा कि इंडियन करप्ट पार्टी जो है, उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से 200-300 करोड़ रुपए के नेता पकड़े जा रहे हैं इनके, और जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? आप खुद ही बताइए। इस बात का जवाब दे देना, बंगारू लक्ष्मण ने क्या कैमरे के आगे रिश्वत ली थी कि नहीं ली थी? आप हमको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे व्यक्ति को अगर पकड़ा गया तो कानून है, उसका कानून के खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी वो ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। हम भाजपा की तरफ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं
और भ्रष्टाचार को प्रलोभित और पोषित करने का काम नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी, वहां हाईएस्ट पर करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, किसके पैसे थे उसका जवाब क्यों नहीं देते। और कर्नाटका में सिद्धरमैया, कर्नाटका में क्या था उसमें नाम है। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।